कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा, इतना डाइवर्स देश एक साथ मिलकर कैसे काम करता है? जवाब छिपा है भारतीय संविधान के 22 भागों में। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। यह हमारे देश का सुप्रीम लॉ है, वो रूल बुक जिसके आधार पर भारत की नींव रखी गई है और जिसके सहारे ये देश चलता है। तो सवाल ये उठता है कि इन 22 भागों में आखिर है क्या और क्यों है ये इतने जरूरी? चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और इस बड़े से डॉक्यूमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है संविधान को एक देश के ब्लूप्रिंट की तरह देखना। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शे की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही एक देश को बनाने और चलाने के लिए संविधान की। तो ये ब्लूप्रिंट हमें मोटी मोटी 3 चीजें बताता है। देश की नींव क्या होगी, इसकी दीवारें यानी सरकार का ढांचा कैसा होगा, और सबसे जरूरी, इसमें रहने वाले लोगों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। अब देखिए, कोई भी ब्लूप्रिंट हो, शुरुआत तो फाउंडेशन से ही होती है ना। संविधान के पहले 2 भाग बिल्कुल यही करते हैं। भाग 1 बताता है कि भाई भारत की जमीन कहां तक है, और भाग 2 ये तय करता है कि इस जमीन पर रहने वालों में से कौन भारत का नागरिक कहलाएगा। अच्छा, एक बार जब देश और उसके नागरिक तय हो गए तो अगला कदम आता है उनके बीच के रिश्ते को बनाने का, और ये रिश्ता टिका है अधिकारों और कर्तव्यों पर। और यहां एक बड़ा ही खूबसूरत बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ हैं भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार, जो नागरिकों को एक तरह की शील्ड देते हैं, मतलब सरकार आपके साथ क्या नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ हैं भाग 4A के मौलिक कर्तव्य, जो हमें राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। और फिर आता है भाग 4, जिसे सरकार के लिए एक मॉरल कंपास, एक नैतिक दिशा निर्देश की तरह समझा जा सकता है। ये बताता है कि एक अच्छा राज्य बनाने के लिए किस तरह के कानून बनाने चाहिए। चलिए, नींव और दीवारें तो हो गई। अब बात करते हैं देश के पूरे ढांचे की, यानी सरकार की संरचना कैसी होगी। हमारे ब्लूप्रिंट में सबसे ऊपर है संघ सरकार, जिसका जिक्र भाग 5 में है। ये वो सरकार है जो पूरे देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेती है, जैसे डिफेंस, विदेश नीति। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट, ये सब इसी बड़ी मशीनरी का हिस्सा हैं। ठीक इसके नीचे आती हैं राज्य सरकारें, जिनकी व्यवस्था भाग 6 में बताई गई है। हर राज्य की अपनी सरकार है, गवर्नर, मुख्यमंत्री, विधानसभाएं। ये सरकारें अपने अपने राज्य के मामले जैसे पुलिस, खेती, इन सब को संभालती हैं। और यहां दिखता है कि हमारा संविधान कितना डिटेल्ड है। बात सिर्फ केंद्र और राज्य पर नहीं रुकती। भाग 9 और 9A शासन को बिल्कुल जमीनी स्तर तक ले जाते हैं, गांवों में पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं के जरिए, ताकि आम आदमी की आवाज भी सुनी जा सके। ओके, तो ढांचा तैयार है, लेकिन इसे चलाने के लिए एक सिस्टम की भी तो जरूरत है ना, जो सरकार के अलग अलग हिस्सों को जोड़े और देश को एक यूनिट की तरह काम करने में मदद करे। इन भागों को आप देश की नसें कह सकते हैं, जो पूरे सिस्टम को जिंदा रखती हैं। भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का बंटवारा करता है। भाग 12 देश के पैसों और संपत्ति को मैनेज करता है। भाग 13 पक्का करता है कि पूरे भारत में व्यापार आसानी से हो। और भाग 14 प्रशासनिक सेवाओं यानी IAS, IPS जैसी नौकरियों की रूपरेखा तैयार करता है। ये सब मिलकर ही देश को एक साथ चलाते हैं। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। संविधान के इस ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा भाग 7 अब मौजूद ही नहीं है। उसे 1956 में हटा दिया गया था। ये बताता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, ये समय के साथ बदल सकता है। और यही बात हमें अपने आखिरी सेक्शन पर ले आती है कि कैसे ये संविधान खुद को बदलते वक्त के हिसाब से ढालता है और खास हालात को संभालता है। इन भागों को एक तरह से ओनर्स मैनुअल कह सकते हैं। ये बताते हैं कि चुनाव कैसे होंगे, देश की राजभाषा क्या होगी, इमरजेंसी में देश कैसे चलेगा, और सबसे जरूरी, इस संविधान में जरूरत पड़ने पर बदलाव कैसे किया जाएगा। 105 से भी ज्यादा संशोधन। सोचिए, ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान कोई रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है, जो भारत के लोगों की जरूरतों के साथ सांस लेता है और बढ़ता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या संविधान सिर्फ पन्नों पर लिखे कुछ नियम हैं, या ये एक जिंदा सोच है, एक जीवंत विचार है जो भारत की आत्मा को दिखाता है और लगातार विकसित होता रहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।